ठीक है। बी पार्ट सेकंड संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नाटक का उद्भव, विकास, विशेषताएं आदि के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि जो नाटक साहित्य है हमारा, वो उसका आविर्भाव कब से हुआ था, कैसे हुआ था, उसके क्या क्या मत हैं। आज क्या है कि हमको ये प्राप्त तो होता है, लेकिन उसके बारे में कहीं ये स्पष्ट निर्देश नहीं है किसी भी ग्रंथ में कि ये नाटक का जो उद्भव है वो इस कारण से, इस परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुआ होगा। अनेक विद्वानों के विविध प्रकार के मत हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि नाटक का उद्भव इनमें से किसी एक सिद्धांत के आधार पर रहा होगा। जैसे हमारी भारतीय परंपरा ही ये मानती है कि जो नाटक का जो उद्भव है, क्योंकि जो नाट्य शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, उसमें उल्लेख किया गया है कि आदिकाल में मनोरंजन की कोई ऐसी वस्तु तो थी नहीं, और जब हर व्यक्ति अपने आप को खुश करने के लिए, अपने कार्य में वह एक सक्रिय होने के लिए उसे एक मनोरंजन की आवश्यकता होती है, तो उस उद्देश्य को देखने के बाद ये विचार आया कि इसका भी कोई ऐसा ग्रंथ होना चाहिए, कोई ऐसा साधन होना चाहिए जिससे मनोरंजन हो सके। उसके लिए ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि कोई ऐसा हमें प्रदान करें मनोरंजन का साधन जिससे समाज के सभी व्यक्ति उसको देख करके, उसको सुन करके आनंद की अनुभूति कर सकें, मनोरंजन कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि हमारे जो चारों वेद हैं, कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनसे सार तत्व लेकर इन चारों वेदों से एक पंचम वेद का निर्माण किया, जिसको हम क्या कहेंगे? नाट्य वेद कहेंगे, नाट्य शास्त्र कहेंगे। अब ये जो चारों वेदों से क्या क्या लिया? जैसे ऋग्वेद से उन्होंने संवाद लिए, क्योंकि ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है, तो वहाँ से संवाद लिया, कथनक लिया। यजुर्वेद से अभिनय लिया, जो नाटक के लिए अभिनय अति आवश्यक है। तीसरा, जो भी नाटक होगा उसमें एक संगीत होगा, और वो संगीत लिया सामवेद से। और इसके बाद कोई भी नाटक हो उसमें रस की प्रधानता होती है, तो जो चौथा जो तत्व है रस, वो अथर्ववेद से लिया। इन सभी को समाहित करके एक पंचम वेद का निर्माण किया, और नाट्य शास्त्र की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी? भरत मुनि को। तो आज हमको नाट्य शास्त्र का जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होता है वो कौन सा माना जाता है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। अब देखिए कि और भी बहुत सारे ऐसे मत हैं जो नाट्य उत्पत्ति के सिद्धांत में अपना महत्वपूर्ण वे रोल रखते हैं। वे कौन कौन से हैं? जैसे ऋक् संवाद सूक्त, ये भी नाट्य उत्पत्ति का एक सिद्धांत माना जाता है। दूसरा पुत्तलिका नृत्यवाद, तीसरा छाया नाटकवाद, पांचवा ग्रीक नाटकों से भी भारतीय नाटकों की उत्पत्ति कही गई है। इसके बाद लोक स्वांगवाद को भी नाट्य उत्पत्ति का कारण माना है। प्रकृति परिवर्तनवाद को भी माना है। वीर पूजावाद, पोल नृत्यवाद, ये जो सिद्धांत हैं, ये कहा जाता है कि इनमें या इनको आधार बना करके नाटकों की रचना हुई होगी, क्योंकि जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, सूक्त हैं, उनमें भी तो एक अभिनय, एक संवाद है। तो ये कहा जाता है कि नाटकों की उत्पत्ति उन ऋग्वेद के जो सूक्त हैं उनसे रही होगी। आपने कठपुतलिका का नृत्य आदि के बारे में सुना होगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपनी डोरी से पुतलिकाओं को नचाता है, और वह जो डोरी को पकड़े रखता है उसको हम सूत्रधार कहते हैं। ये कहा जाता है कि जो नाटक की उत्पत्ति है इस पुतलिका के नृत्यवाद से ही हुई होगी। जो
संस्कृत में छाया नाटकवाद का भी उल्लेख प्राप्त होता है और इसका हमको एक नाटक भी प्राप्त होता है दूतांगद। तो उसमें क्या होता है कि एक पतला सा वस्त्र होता है, उसके पीछे एक अभिनय किया जाता है और ये कहा जाता है कि जो नाटक की उत्पत्ति है इन छाया नाटकवाद से हुई होगी। कुछ विद्वानों का ये मानना है जो ग्रीक देश में ये नाटक की उत्पत्ति हुई और वहाँ से ग्रीक नाटकों से ही भारतीय नाटकों की उत्पत्ति कही गई है। एक आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं, जैसे वैरूपी आदि, जिसको कहते हैं कि स्वांग धारण करना, लोक स्वांगवाद एक ये भी सिद्धांत है। तो इसके को आधार बना करके बहुत सारे जो अभिनय किए जाते हैं, ये कहा जाता है उन्हीं को ही आधार बना करके नाटकों की रचना हुई होगी। इसी तरीके से भारतीय समाज में प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और वो जो प्रकृति में परिवर्तन है उनको आधार बना करके भी नाटकों की ये रचना हुई होगी। इसके अलावा कई बार हमने देखा होगा कि कई जो महापुरुष होते हैं उन महापुरुषों का जो अभिनय है उनको भी जैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं महापुरुष और वो जिस तरीके से कार्य करते हैं उनका जो अभिनय प्रस्तुत किया जाता है वो अभिनय मानो उन्हीं को आधार बना करके नाटकों की रचना और लास्ट पोल नृत्यवाद के इन्हीं से ही नाटकों की उत्पत्ति। अब अनेक प्रकार के मत हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा एक प्रमुख कारण रहा होगा। अनेक विविध प्रकार के यहाँ तर्क हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन भारतीय परंपरा तो इतना सा मानती है कि ये ब्रह्मा जी के द्वारा एक आशीर्वाद रूप में चारों वेदों का जो सार रूप में हमको प्रदान किया उसको नाट्य वेद कहते हैं। ये जो नाट्य शास्त्र है वो अभी से ही नहीं, बहुत प्राचीन काल से हमको इसके बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। रामायण काल में से ही इसके बारे में रामायण है, महाभारत है, उस समय नाटकों के विषय में ये उल्लेख प्राप्त होता है। उस समय भी नाटक प्रचलित रहे होंगे। इसी प्रकार से पाणिनि पतंजलि के समय में भी ये नाटकों का जो निर्माण है वो भी प्रारंभ हो गया था। लेकिन जो हमको प्रमाणिक जानकारी मिलती है नाटकों के विषय में वो मिलती है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, जो कि दूसरी शताब्दी या 200 ईस्वी पूर्व के लगभग ये भरत मुनि रहे होंगे और उन्होंने जो नाट्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण और प्रमाणिक ग्रंथ लिखा नाट्य शास्त्र, ये वो ग्रंथ है जिसमें नाटकों में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उनमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, उन सब का इन्होंने उल्लेख किया है। तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि नाटकों का विकास उससे कितना पहले रहा होगा, तभी तो उन नाटकों को आधार बना करके उनके जो नियम हैं वो निर्धारित किए गए हैं। ऐसे भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो एक प्रमुख ग्रंथ है। आज हमको जो संस्कृत नाट्य साहित्य में जो नाटकों के ग्रंथ प्राप्त होते हैं उनमें सबसे प्राचीन नाटककार हैं महाकवि भास। उनका जो वैसे तो उनके 13 ग्रंथ माने जाते हैं, उनमें सबसे प्रमुख ग्रंथ स्वप्नवासोत्तम हैं। इसके अलावा उन्होंने जितने भी नाटकों का जो लेखन कार्य किया उनमें ज़्यादातर रामायण, महाभारत, बृहत कथा आदि से उसका कथन ग्रहण किया। इसके बाद नाट्य साहित्य में भास के बाद महाकवि नाटककार शूद्रक का नाम आता है, जिनका मृच्छकटिकम एक प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें एक उस समय की जो एक सामाजिक स्थिति या ये कहें कि यथार्थवादी जो नाटक है उसमें मृच्छकटिकम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके पश्चात महाकवि कालिदास का प्रमुख स्थान आता है और कालिदास नाटककारों में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनके 3 प्रसिद्ध नाटक हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं
अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है मालविकाग्निमित्रम और तीसरा है विक्रमोर्वशीयम। ये 3 उनके नाटक हैं। और इसके बाद जो नाम आते हैं उनमें हैं वेणी संहार के जो नाटककार हैं भट्ट नारायण, इसके बाद विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, और नाटकों में जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुए वे हैं करुण रस प्रधान जो नाटक है उत्तर रामचरितम, जो महाकवि नाटककार भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक में जो रस का प्रयोग किया है, करुण रस का, जो नाटक के लक्षण निर्धारित किए गए हैं उनमें इस नाटक की श्रेष्ठता इतनी रही होगी कि नाटक के लक्षणों में जो रस का वर्णन किया गया है कि रस श्रृंगार, वीर या करुण रस होना चाहिए। तो आज हमको जो करुण रस का यदि कोई प्रसिद्ध नाटक प्राप्त होता है तो वो है एकमात्र महाकवि भवभूति का उत्तर रामचरितम। तो हम जान सकते हैं कि ये कवि और उनका ये नाटक कितना प्रसिद्ध रहा होगा। इसके पश्चात तो अनेक प्रकार के नाटकों का लेखन कार्य हुआ, लेकिन वो लेखन कार्य इतना अधिक प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना प्रसिद्ध होना चाहिए है। ये है हमारा नाटकों का उद्भव एवं विकास। और इसके बाद जो नाटकों की विशेषताएं हैं वो उन विशेषताओं में जो प्रमुख रूप से जो भी नाटक होगा वो अंक प्रधान होगा, और नाटकों में 5 से 10 अंक के बीच अंक होने चाहिए। इसके बाद कोई भी नाटक हो उसका जो कथानक है वह कथानक या तो रामायण से, महाभारत से, पुराणों से या हमारे जो कथा साहित्य वृहत कथा आदि से इनका कथानक लिया जाता है। इसके अलावा जो भी नाटक होगा वो रस प्रधान होगा और उसमें श्रृंगार, वीर और करुण में से कोई एक प्रधान रस होगा। अन्य रसों का उसमें सहायक रस के रूप में प्रयोग होगा। इसके अलावा उसमें एक नायक, नायिका, विदूषक आदि के पात्र होते हैं। इस लोक के भी पात्र होते हैं और परलोक के भी पात्र हो सकते हैं। जितना हो सकता है नायक और नायिका एक श्रेष्ठ हो और वह नायक धीरोदात्त आदि के गुणों से यदि संपन्न हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे जो नायक होता है वो 4 प्रकार का होता है, धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर प्रशांत और धीर ललित। इन 4 नायकों में से कोई एक प्रकार का नाटक का नायक होता है। इसके अलावा जो भी नाटक होगा उसके प्रारंभ में नांदी पाठ और प्रस्तावना होगी और अंत में भरत वाक्य होगा। जो भी नाटक होगा उस नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होगा। मंगलाचरण 3 प्रकार में से एक प्रकार का होगा, चाहे तो वो आशीर्वादात्मक हो या नमस्कारात्मक हो या वस्तु निर्देशात्मक हो, इनमें से कोई एक मंगलाचरण होता है। इसके अलावा उसमें 5 प्रकार की जो संधियां हैं, मुख, प्रतिमुख, गार्भ, विमर्श, उपसंहति, इनका प्रयोग होता है। इसके अलावा जो भी हम नाटक लिखते हैं उस नाटक का वैसे उद्देश्य तो मनोरंजन होता है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ एक शिक्षा प्रदान करना भी नाटक का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। और प्रत्येक नाटककार एक समाज में उस नाटक के माध्यम से एक नई दिशा, नई व्यवस्था विकसित कर सके, यही एक नाटककार का उद्देश्य होता है। इसमें प्रकृति का वर्णन, जिसमें सूर्य, चंद्र, दिन, रात, मृग्या आदि के जो वर्णन हैं उनका प्रयोग होता है। और जो भी नाटक होता है वो सुखांत होता है, उसका जो समापन है वो सुखांत होना चाहिए। लेकिन संस्कृत में तो ये भी कहा जाता है कि दुष्टों का जो वध है वह भी
श्रेष्ठ है वो भी हम सुखांत नाटक के अंतर्गत ही सम्मिलित कर लेते हैं। ये विशेष रूप से हमारे नाटक के लक्षण हैं। और अब आप सभी को धन्यवाद।